हाय दोस्त, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और कमेंट भी कीजिएगा क्या चीज़ में कमी है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता। आज पढ़ने वाले हैं हम सिंधु सभ्यता। नोट्स में भी पढ़ा चुके हैं सिंधु सभ्यता, ये है लुसेंट का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु सभ्यता। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 BC से लेकर 1700 BC पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। मतलब यह कहा गया है कि रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण के द्वारा, ये तो लुसेंट में इतना मायने नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन अधिकतर इसका डेट वैल्यू है 2350 से 1750 BC तक। 2350 से 1750 BC तक। 2350 से 1750 BC तक इसका मायने। हड़प्पा से सिंधु सभ्यता का मतलब काल कितना है? 2350 से 1750। सिंधु सभ्यता का काल कितना है? 2350 से 1750, ये याद रखना। अब आते आगे। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सब एक ही नाम है। तीनों एक ही नाम है। इसलिए सिंधु सभ्यता का आकार पूछेगा तो त्रिभुजाकार मारेंगे। हड़प्पा सभ्यता का आकार पूछेगा तो त्रिभुजाकार मारेंगे। कांस्ययुगीन सभ्यता का आकार पूछेगा तो त्रिभुजाकार मारेंगे। अब आते आगे। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज किसने की? कार्बन 14 की खोज अमेरिकी के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बी एफ लीबी द्वारा 1946 में की गई है। कार्बन 14 का खोज किसने किया? बी.एफ. लीबी। 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 कब किया? 1946। कब किया? 1946। कब किया? 1946। और इसमें यह भी बताया गया कि कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मतलब कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम रहेगा उतना ही पुराना माना जाएगा, प्राचीन माना जाएगा। कार्बन 14 का खोज किसने किया? बी.एस. लीबी। 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 कब किया? 1946। कार्बन 14 का खोज किसने किया? बी.एफ. लीबी। बी.एफ. लीबी। कार्बन 14 का खोज किसने किया? बी.एफ. लीबी। कब किया? 1946 में। जितना अधिक रहेगा वह उतना पुराना नहीं रहेगा, जितना कम रहेगा उतना वो पुराना रहेगा। अब आते आगे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। कब किया था? 1921। कब किया था? 1921। सिंधु सभ्यता की खोज कब किया था? 1921। किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। अब आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है या कांस्य युगीन सभ्यता में रखा गया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का मूल निवासी क्या था? मूल निवासी था द्रविड़ या भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता में जो रहने वाला लोग था वह द्रविड़ भूमध्य सागरीय था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है या कांस्य युगीन काल में रखा गया। अब आते शुरू से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कार्बन 14 विधि के द्वारा इसका पूर्व तिथि माना गया है सिंधु सभ्यता के 2350 से 1750। इसका मतलब आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार था। कार्बन 14 का खोज किसने किया था? बी.एफ. लीबी ने। कब किया था? 1946 में। जितना अधिक रहेगा उतना कम प्राचीन, जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा प्राचीन। सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में। किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है या कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु सभ्यता का मूल निवासी था द्रविड़ या भूमध्य सागरीय था। आते आगे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। मतलब सर जॉन मार्शल था, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक था।
जो कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। मतलब सबसे पहले सिंधु सभ्यता की अगर जानकारी को भी दिया तो वो है सर जॉन मार्शल। सबसे पहले अगर सिंधु सभ्यता का कोई भी जानकारी दिया है ना वो है सर जॉन मार्शल है। लेकिन खुदाई कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। अब आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे सुतका केंडोर जो बलूचिस्तान में है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिम तक के विस्तार को भी है तो दास्क नदी के किनारे सुतका केंडोर बलूचिस्तान में है। अब पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। हिंडन मतलब पश्चिम में है, मतलब ऐसा विस्तार है। तब ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्वन। तो वही का पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर तक बलूचिस्तान में। वही पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में। अब उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, ऊपर में मांडा है। और दक्षिण में दाइमाबाद है जो अहमदनगर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। अब आते हैं यहाँ फिर से पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर, पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, उत्तरी बिंदु मांडा और दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद। सुतका गेंडोर कौन नदी के किनारे बसा है? दास्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर कौन नदी के किनारे बसा है? हिंडन नदी के तट पर। मांडा कौन नदी के किनारे बसा है? चिनाब नदी के किनारे। दाइमाबाद कौन नदी के किनारे बसता है? गोदावरी नदी के किनारे। अब आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मतलब सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगर था सिंधु सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा बाल्य स्थलों की संख्या केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मतलब सिंधु सभ्यता में 6 गो ऐसा था जो कि नगर की संज्ञा दी गई थी, बाकी सब को नहीं। पहला था मोहनजोदड़ो, दूसरा था हड़प्पा, तीसरा था गनबारीवाला, चौथा था राखीगढ़, पांचवा था धौलावीरा, छठा था कालीबंगा। अब आते हैं आगे। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। मतलब धौलावीरा एक ऐसा जगह है जो कि भारत में एक ऐसा जगह जो कि विश्व के धरोहर में शामिल किया गया। धौलावीरा को कब किया गया? 2021 में। कब किया गया? 2021 में। कब किया गया यूनेस्को में शामिल धौलावीरा को? 2021 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है BBI। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। मतलब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा कालीन नगर संस्कृति खोजा गया, सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजा गया। और धौलावीरा यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ है? 2021 में। अब आते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो कि है पाकिस्तान में, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ है जो कि घग्गर नदी में है, जो हरियाणा के हिसार जिला में अब स्थित है। राखीगढ़ का हरियाणा में हिसार जिला में। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने किया था। इसकी खोज मतलब राखीगढ़ की खोज किसने किया? 1963 में सूरज भान ने की थी। लौथल और सूतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लौथल और सूतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लौथल एवं सूतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और
नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। अगर रिवीजन कर लेते हैं ये पेज को। पहले बोलिए, पश्चिम में कौन था जगह? सूतकागेंडोर। पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। सूतकागेंडोर कौन नदी किनारे था? दास नदी के किनारे। आलमगीरपुर कौन नदी किनारे था? हिंडन नदी किनारे। मांडा कौन नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे। दैमाबाद कौन नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ 6 बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। कौन कौन? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीबाला, राखीगढ़, धौलावीरा, कालीबंगन। धौलावीरा भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे कि यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ खोजा गया? भारत में, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़। राखीगढ़ कौन नदी किनारे बसा है? घग्गर नदी के किनारे। ये इसके कहाँ, कौन राज्य में? हरियाणा में। इसका खोज कब हुआ? 1963 में। किसने किया? सूरजभान। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन था? लोथल और सूतकोटदा। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगन से। अब आते हैं आगे। रिवीजन लास्ट में ये पेज का हो जाता है, ठीक है, उससे क्या आदि भी हो जाता है। अब आते हैं आगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग का जो घर था वो सड़क देने नहीं खुलता था, वो पीछे की ओर खुलता था। केवल एक ऐसा नगर था लौथल जो कि दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। मतलब एक ऐसा जगह था लौथल जो कि वहाँ के ही दरवाजा सड़क की ओर खुलती थी, बाकी बात सबको पीछू की ओर। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल था गेहूं जौ। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल था गेहूं और जौ। सैदबवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग सैदबवासी मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पहले चीनी नहीं था। अब आते हैं आगे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला। मतलब मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला। मतलब मिट्टी से बनाया गया, बो से बनाया गया, बो से बनवाली, इसलिए मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बनवाली से मिला था। अब आते हैं आगे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। पूछेगा कहाँ से चावल के दाने मिले? चावल का सबसे प्राचीनतम खोज हुआ था कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश से। लेकिन पूछेगा चावल के दाने सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला था? तो बोलेंगे रंगपुर और लौथल। रंगपुर और लौथल से चावल के दाने मिले थे, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लौथल से ही प्राप्त हुआ और चावल के प्रथम साक्ष्य लौथल से प्राप्त हुआ। रंगपुर लौथल में सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लौथल से ही मिला। अब आते हैं आगे। सूतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल सैदब कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले। मतलब सूतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़ा का अस्थिपंजर मिला। सूतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिला। सूतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अवशेष मिला। सूतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। अब आते हैं आगे। तौल की इकाई संभव 16 के अनुपात में थी। मतलब तौल की इकाई सिंधु सभ्यता घाटी के लोग का 16 के अनुपात थे। सैदब सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए, 4 पहिए, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी का उपयोग करते थे। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी VVI है। तांबा का मतलब तांबा का व्यापार कहाँ से होता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तांबा का व्यापार कहाँ से करते थे? खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान।
खेतरी बलूचिस्तान ओमान। और चांदी का व्यापार अफगानिस्तान ईरान। और सोना का कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। टीन का अफगानिस्तान ईरान। देखो आज करना है यही। चांदी के कहाँ से मिला था? अफगानिस्तान ईरान। तो सोना का भी अफगानिस्तान ईरान मिलेगा, लेकिन एगो जो दिया है कर्नाटक का। टीन का भी अफगानिस्तान ईरान मिलेगा, 3 को कैद हो गया। तांबा का मिलेगा खेतरी बलूचिस्तान ओमान। अब खो, इसका ट्रिक है अब खो। ओ से ओमान, बो से बलूचिस्तान, खो से खेतरी। चांदी का अफगानिस्तान ईरान। और कर्नाटक में खाली सोना में खाली कर्नाटक जो है ना अफगानिस्तान ईरान, तो वही होगा। टीन में भी अफगानिस्तान ईरान। उसके बाद गोमेद में सौराष्ट्र, लाजबर्त में मेसोपोटामिया, सीसा में ईरान। अब आते हैं फिर से रिवाइज। घरों के दरवाजे भी कहाँ किससे मतलब किधर खुलता था? पीछे की ओर खुलता था। मात्र एगो था लौथल जो कि आगे की ओर खुलता था दरवाजा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं, जौ था। सैदबासी मिठास के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? शहद। मिट्टी से बने हल का साँच मिला था? बनवाली से मिला था। मिट्टी के बने हल का साँच मिला था? बनवाली से मिला था। रंगपुर एवं लौथल से चावल के दाने मिले थे, जिसमें सबसे प्राचीनतम चावल के दाने कहाँ से मिले थे? लौथल में। सुतकोटदा कालीबंगन लौथल में घोड़े के अस्थिपंजर मिले थे। तौल की इकाई संभव थी 16 अनुपात में। सैंधव सभ्यता के लोग आयात के लिए 2 पहिए, 4 पहिए, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। और तांबा का खेती बलूचिस्तान ओमान। चांदी का अफगानिस्तान ईरान। सोना का कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। टीन का अफगानिस्तान ईरान। गोमेद का सौराष्ट्र। लाजबर्त का मेसोपोटामिया। सीसा का ईरान। अब आते आगे आगे। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मतलब मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा था। कहाँ से मिला स्नानागार? बरी, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला स्नानागार? बरी, मोहनजोदड़ो से। देखिए, बड़ा स्नानागार, बड़ा अन्नागार पूछेगा तो मोहनजोदड़ो लगाएंगे। और छोटा स्नानागार, छोटा अन्नागार पूछेगा तो मारेंगे हड़प्पा। अग्निकुंड लौथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड लौथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? लौथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। मतलब मोहनजोदड़ो से किस नाथ की मूर्ति मिली? पशुपतिनाथ की। मोहनजोदड़ो से किस नाथ की मूर्ति मिली? पशुपतिनाथ की। मोहनजोदड़ो से किस नाथ की मूर्ति मिली? पशुपतिनाथ की। और मिला बड़ा स्नानागार, बड़ा अन्नागार। इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। अब आते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना वो हम दोहरा देंगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाई देता है। कहाँ से? हड़प्पा में ये चीज़ मिला था। हड़प्पा के मोहरों में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिलता है हड़प्पा से। लेकिन मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति, अग्निकुंड, लौथल और कालीबंगन मोहनजोदड़ो से। फिर मिला है पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। मिला है स्नानागार, अन्नागार मिला है। अब आते हैं आगे। मनके बनाने के कारखाना लौथल एवं चनूदरो से मिले। मनके बनाने के कारखाना लौथल एवं चनूदरो में मिले। मनके बनाने का कारखाना लौथल एवं चनूदरो में मिले।
मनके बनाने का कारखाना लौथल एवं चनूदरों में मिले। सिंधु सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था। सिंधु सभ्यता का लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक था। सिंधु सभ्यता का लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक था। सिंधु सभ्यता का लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक था, जो कि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं और बाईं और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। मतलब ऐसे फिर ऐसे लिखा जाता था। पहले इधर लिखा जाता था, फिर इधर से उल्टा के, अगर फिर इधर से उल्टा के इससे लिखा जाता था, और फिर इधर से आता था। इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। लेखन कला से उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। मतलब लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। पहली सभ्यता क्या थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। लेखन कला मतलब लिखने का सबसे पहले कौन सभ्यता शुरू किया था? सुमेरियन की सभ्यता। अब आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीक पद्धति अपनाया था। सिंधु सभ्यता के लोग घरों के विन्यास के लिए ग्रीक पद्धति का अपनाया था। ग्रीक पद्धति अपनाया था। अब आते हैं आगे। बातें आगे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से मिला। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मतलब मेसोपोटामिया के अभिलेखों में यह प्राप्त हुआ कि मेलुहा ही है ना, सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से यह वर्णित हुआ है कि मेलुहा ही शब्द सिंधु सभ्यता के ही लोगों के लिए कहा गया था। अब आते आगे। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन बणिक वर्ग के हाथों में था। मतलब हड़प्पा संस्कृति के शासन बणिक मतलब मोदी बनिया के हाथों में ही था। मतलब मुख्य कार्य क्या था? व्यापार था। इसलिए इसका शासन बणिक वर्ग के ही हाथों में था, हड़प्पा संस्कृति का शासन। पिगत ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। एगो वैज्ञानिक था पिगत, जो कि कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक जुड़वा राजधानी है। ये कहा। कौन वैज्ञानिक कहा था? पिगत। कौन वैज्ञानिक कहा था? पिगत। अब आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता का देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। मतलब धरती को पूजा करता था, उसको वो मान के करता था कि उर्वरता का देवी है, उर्वरता का देवी है सिंधु सभ्यता के लोग। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलती है। मतलब वृक्ष पूजन, पेड़ पौधा का पूजन और शिव का पूजन यह प्रचलित था, हड़प्पा सभ्यता से ही प्रचलित था, ये बताया गया इसमें। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता का देन है? हड़प्पा सभ्यता का। पूछेगा स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था। मतलब स्वास्तिक चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में कोई भी मंदिर नहीं था, इसलिए अवशेष नहीं मिला है मंदिर का। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसका पूजा करता था? मातृ देवी को। मतलब पूछेगा मुख्य रूप से पशुपतिनाथ, मातृ देवी, वृक्ष पूजा, शिव पूजा, यही सब था। उसके बाद एक कुबर वाला सांड भी था। पशुओं का कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मतलब कुबर वाला सांड को भी मानता है धार्मिक। अब आते आगे।
स्त्री मूर्तियों अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। मतलब ज़्यादा स्त्री वाला मूर्ति मिलने से यह पता लगाया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक किसे कहा जाता है? मातृ सत्तात्मक उसे कहा जाता है। आजकल के लोग अगर हम को पूछता है कि नाम क्या है, किसका बेटा है, तो बताते हैं पापा का नाम। लेकिन उस समय के लोग में पापा का नाम नहीं, मम्मी का नाम ही पहले बताया जाता था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करता था। मतलब सैंधववासी मतलब सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग ज़्यादा करता था। अब आते हैं आगे। अब आते हैं, ये देख लेते हैं। हड़प्पा कौन नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे। हड़प्पा कौन नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे। हड़प्पा कौन नदी के तट पे है? रावी नदी के तट। मोहनजोदड़ो जिसके अंत में जोदड़ो आ जाएगा वो कहाँ? सिंधु नदी। जैसे चंदूदड़ो आ गया, सिंधु नदी हो गया। कोटदीजी आ गया, सिंधु नदी हो गया। हड़प्पा को नदी के तट पे रावी नदी। मोहनजोदड़ो को नदी के तट पे सिंधु नदी। चंदूदड़ो को नदी के तट पे सिंधु नदी। कालीबंगन को नदी के तट पे घग्गर नदी। कोटदीजी को नदी के तट पे सिंधु नदी। रंगपुर को नदी के तट पे माधव नदी। रोपर को नदी के तट पे सतलज नदी। लोथल को नदी के तट पे भगवा नदी। आलमगीरपुर को नदी के तट पे हिंडन नदी। सूतकागेंद्र को नदी के तट पे डास्क नदी। बनवाली को नदी के तट पे रंगोई नदी। धौलावीरा को नदी के तट पे लूनी नदी। सोतकाह को नदी के तट पे सादी कोय नदी। अब आते इसका खोज। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ? पाकिस्तान में। चंदूदड़ो कहाँ? पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कोटडीजी कहाँ है? कोटडीजी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान सिंध में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सूतकागेंद्र कहाँ है? पाकिस्तान में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। सोतकाह कहाँ है? बलूचिस्तान में। अब यहाँ आते इसका खोज। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखलदास बनर्जी। चंदूदड़ो का खोज किसने किया? मैके। कालीबंगन का खोज किसने किया? अमलानंद घोष। कोटदीजी का खोज किसने किया? फजल अहमद। रंगपुर का खोज किसने किया? रंगनाथ राव। रोपर का खोज किसने किया? जगदत्त शर्मा। लोथल का खोज किसने किया? रंगनाथ राव। आलमगीर का खोज किसने किया? जगदत्त शर्मा। सूतकागेंद्र का खोज किसने किया? ऑरल स्टाइन। बनवाली का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा का खोज किसने किया? जेपी जोशी। सूतकाह का खोज किसने किया? जॉर्ज डेल्स। अब आते हैं लास्ट की ओर, एक पेज बस बाकी, इतना खत्म। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, चौपर पासा खेलना आदि साधन था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ा देना, पासा खेलना, चौपर खेलना था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन की गई लाल रंग के मिट्टी बनाते थे, बर्तन बनाते थे। मतलब लाल रंग का था बर्तन, उसमें काला रंग दे देता था ऊपर ऊपर, वही डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग मंदिर से भी नहीं था परिचित, तलवार से भी परिचित नहीं था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन एकमात्र शहर है जो निचला शहर भी उसका किला से घिरा था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ पूर्व हड़प्पा स्त्रियों के खेत जोते हुए और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिलता है। मतलब कालीबंगा से खेत जुते हुए और अग्नि पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। पर्दा प्रथा वैश्वाकृति सैंधव सभ्यता में प्रचलित था। मतलब पर्दा प्रथा वैश्वाकृति सैंधव सभ्यता में प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब मर जाता था उसको गाड़ भी देता था, जला भी देता था, वह दोनों प्रथा प्रचलित था।
हड़प्पा में शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला। मतलब हड़प्पा में जितना भी दफनाने का काम किया जाता था, मर जाता था दफनाने का काम किया जाता था, वो हड़प्पा में किया जाता था। लेकिन जलाने का साक्ष्य मिला था मोहनजोदड़ो में। इसलिए जहाँ जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में, इसलिए मोहनजोदड़ो को मिट्टिकों का टीला कहा गया है। लौथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियों मिली है। मतलब लौथल और कालीबंगा में मतलब पति और पत्नी दोनों का साक्ष्य मिला एक साथ, मतलब युग्म समाधि। इससे यह प्रमाण बताया जाता है कि यहाँ सती प्रथा का भी प्रचलन था। संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। मतलब लूसेंट के आधार पर सबसे प्रभावी कारण बाढ़ बताया गया। और किसी मतलब और कोई बुक उठा के देख लीजिए तो उसमें बताएगा भूकंप, आग, ये सब बता देगा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है सिंधु सभ्यता में? टेरिकोटा। इसी को सिक्का मानता था उस समय। आज के लिए बाय बाय। अगले क्लास में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अब बेल आइकन दबाएं। बाय।